हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। ठीक है। चाहे कोर्स आपका फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस हो, चाहे जो है कि इकोनॉमी का कोई कोर्स हो, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसे आप लोग आज, क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सॉइल के अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर जो है कि कार्बन होते हैं उसी को ऑर्गेनिक मैटर बोला जाता है। ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन्स को बियर करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो है कि प्लांट और एनिमल के रेसिड्यूज होते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल जब सड़ गल करके डिकम्पोज होते हैं तो उसी को ऑर्गेनिक मैटर बोला जाता है। ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, आइदर लिविंग और डेड। ऑर्गेनिक मैटर में जो है कि लिविंग या फिर डेड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। तो लिविंग और डेड सब्सटेंस से मिलकर आपका ऑर्गेनिक मैटर बनता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग मेंटेनिंग सॉइल फिजिकल कंडीशन। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ही जो है कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल की फिजिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सॉइल की फिजिकल कंडीशन को मेंटेन बैलेंस करने के लिए सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ही एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक मैटर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है कि सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज, इन सारी प्रॉपर्टीज को भी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ही इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई द एनर्जी सोर्सेस फॉर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भोजन और उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ही करता है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होते हैं सॉइल में उनको भोजन प्रोवाइड और उनको एनर्जी देने का काम ऑर्गेनिक मैटर करता है। और उसी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल में बनी रहती है, जिसके वजह से सभी न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में आ पाते हैं। सॉइल डेवलपमेंट इज अनदर एस्पेक्ट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल डेवलपमेंट एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो भी जो है कि पूरी तरीके से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही डिपेंड होता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ही सॉइल डेवलपमेंट में भी काम करता है, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में भी काम करता है। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट। ठीक है। क्लाइमेट। सेकेंड है नेचुरल वेजिटेशन। थर्ड है टेक्सचर। फोर्थ ड्रेनेज। फिफ्थ क्रॉपिंग एंड टीलेज। सिक्स क्रॉप रोटेशन, रेसिड्यूज एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो समझते हैं कि फैक्टर को हम लोग कैसे जो है कि ऑर्गेनिक मैटर को अफेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को अफेक्ट करता है। ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस सॉइल में होगी कि नहीं होगी वो क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल exert a dominant influence on the amount of nitrogen and organic matter found in soil। तो टेम्परेचर और रेनफॉल जो है कि एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल के अंदर होगा या नहीं होगा। अगर टेम्परेचर आपका जो है कि कम होता है तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर जो है कि आपका कम हो जाता है। उसी वही कंडीशन आपका रेनफॉल का है। रेनफॉल अगर ज़्यादा होगा तो वेजिटेशन ज़्यादा होगी और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ेगा। और रेनफॉल अगर कम होगी, वेजिटेशन भी कम हो जाएगी, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है कि आपका सॉइल में बनना कम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर था क्लाइमेट। हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन, द टोटल ऑर्गेनिक मैटर इज हायर इन सॉइल अंडर ग्रासलैंड एंड दोज अंडर फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वो वेजिटेशन जहाँ पे ग्रास लैंड है, जहाँ फॉरेस्ट है। तो जहाँ पे ग्रास लैंड होगा, फॉरेस्ट होगा, वहाँ पे जो है कि ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो जहाँ नेचुरल वेजिटेशन होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है। टेक्सचर। तो टेक्सचर जो है कि सॉइल के
रिलेटिव परसेंटेज होते हैं पार्टिकल्स के, सैंड सिल्ट और क्ले के। तो अगर क्ले पार्टिकल होगा या फिर फाइन टेक्सचर होगा तो उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा दिनों तक होल्ड होगा और ज़्यादा होगा। अगर कोर्स टेक्सचर होगा, बड़े वाले पार्टिकल होंगे, तो उसमें जो है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ड्रेनेज की। पुअरली ड्रेन्ड सॉइल बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट is relatively poor aeration are much higher in organic matter and nitrogen। जो पुअरली ड्रेन सॉइल है, जहाँ पे वाटर निकास की सुविधा नहीं है, उस सॉइल के अंदर जो है कि एरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा नाइट्रोजन और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, ज़्यादा नाइट्रोजन और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है कि उस तरह की सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, वेल ड्रेन सॉइल में आगे बात करेंगे हम लोग क्रॉपिंग एंड टिलेज की। तो क्रॉपिंग और टिलेज ऑपरेशन होने से जो है कि ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होता है। ठीक है, क्रॉपिंग और टिलेज ऑपरेशन होने से ऑर्गेनिक मैटर आपका खत्म हो जाता है। अगर आप लगातार क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उस फील्ड से ऑर्गेनिक मैटर आपका खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है कि कंजर्वेशनल टिलेज करते हैं तो कंजर्वेशनल टिलेज में ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है कि बढ़ता है, और कन्वेंशनल टिलेज करने से ऑर्गेनिक मैटर जो है कि आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, रोटेशन, रेसिड्यूज एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्रॉप रोटेशन, यानी रोटेशन करने से, क्रॉप का रोटेशन करने से बार बार ऑर्गेनिक मैटर जो है कि आपका इंक्रीज हो जाता है फील्ड में। ठीक है, क्रॉप रेसिड्यूज और प्लांट न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने से ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ती है। तो रेसिड्यूज अगर फील्ड में हम लोग छोड़ते हैं तो उससे जो है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन ऑफ सीरियल विथ लेग्यूम रिजल्ट इन हायर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अगर क्रॉप रोटेशन हम लोग करते हैं सीरियल का लेग्यूम के साथ, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर जो है कि ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हायर ऑर्गेनिक मैटर लेवल परफेक्टली वेयर द क्रॉप रोटेशन इज फॉलोड। वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है जहाँ पे बहुत ही सुनियोजित ढंग से क्रॉप रोटेशन की क्रिया जो है कि चलाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक रेसिड्यूज के अंदर होता क्या क्या है, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक रेसिड्यूज के अंदर जो है कि दो चीज़ें होती हैं, 75% मॉइस्चर होता है और 25% ड्राई मैटर होता है। उसी ड्राई मैटर के अंदर जो है कि कार्बन आपका 11 से 12%, ऑक्सीजन 9 से 10%, हाइड्रोजन 1.5 टू 2.5% एंड नाइट्रोजन 1 टू 2%। उसके अलावा मिनरल मैटर 1 से लेकर के 3% पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर का क्लासिफिकेशन और किस बेसिस पे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बेसिस पे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर आपके तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका रैपिडली डिकम्पोज। ठीक है, रैपिडली डिकम्पोज में आपके शुगर, स्टार्च, प्रोटीन आते हैं, ये इनका डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है। दूसरा होता है लेस रैपिडली डिकम्पोज, यानी हेमी सेलुलोज और सेलुलोज, इनका डिकम्पोजिशन जो है कि शुगर, स्टार्च और प्रोटीन से जो है कि धीरे होता है। ठीक है, उसके बाद वेरी स्लोली डिकम्पोज, यानी बहुत ही स्लो डिकम्पोज होते हैं, जैसे फैट, वैक्स, रेजिन्स, लिग्निन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है कि डिकम्पोज कैसे होता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं डिकम्पोजिशन, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन उसके अंदर होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन से भी पहले होता है एक फंक्शन एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है कि आपका अमीनो एसिड में, प्रोटीन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर नाइट्रोजन का सोर्स, वो जो है कि एमिनो एसिड में या एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अमोनिफिकेशन को समझेंगे। अमोनिफिकेशन नाम से ही क्लियर है, अमोनी यानी अमोनिया, और फिकेशन मतलब फिक्सेशन। अमोनिया का बनना ही सॉइल में अमोनिफिकेशन कहलाता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जब कन्वर्ट होकर के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसी क्रिया को, उसी गतिविधि को अमोनिफिकेशन बोलते हैं। पढ़ लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड का, जैसे अमोनियम एसिड, एमाइड्स, अमोनियम कंपाउंड, नाइट्रेट्स, इनका जो है कि अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना अमोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, नाइट्रेट में
मैक्सिमम प्लांट जो है कि अमोनियम के फॉर्म में या नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन को समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। वो प्रोसेस जिसमें अमोनियम जो है कि नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम इनटू नाइट्रेट थ्रू नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसके लिए ये एरोबिक प्रोसेस होता है जिसके लिए दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अमोनियम यहाँ पे देखिए नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रेट यहाँ पे नाइट्राइट में। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये एरोबिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर काम करते हैं। चलिए बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में ही। थर्ड पॉइंट, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब हो गया कि लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस। ठीक है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ द सॉइल नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सॉइल नाइट्रेट्स का गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे जो है कि लॉस हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाइट्रेट नाइट्रेट को सीडोमोनास और बैसिलस के द्वारा जो है कि नाइट्रो N2 गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो N2 गैस के रूप में जो है कि नाइट्रोजन लॉस हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एमिनाइजेशन, यानी एमीन्स का बनना। प्रोटीन से जो है कि एमिनो एसिड का बनना एमिनाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन का एमिनो एसिड बनना एमिनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन बता दिया गया है पहले भी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड टू एमाइड्स या फिर अमोनिया। ठीक है, एमिनो एसिड जो है कि एमाइड से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को अमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिनरलाइजेशन को समझते हैं, द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्स of CNPNS to inorganic और mineral forms in called mineralization. मिनरलाइजेशन का मतलब मिनरल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाना, छोटे छोटे सेगमेंट्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाना ही मिनरलाइजेशन होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना मिनरलाइजेशन कहलाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है इमोबिलाइजेशन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन कार्बन एंड फास्फोरस सल्फर इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इज कॉल्ड इमोबिलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन का ठीक उल्टा होता है इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए आगे का रेस्ट पॉइंट जो है कि अगले क्लास में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।